चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। जैसा कि निबंधों की श्रृंखला में हम दो निबंध इससे पहले देख चुके हैं, ठीक है। एक पहला निबंध था दहेज प्रथा और दूसरा हमने देखा था कोरोना वायरस। ठीक उसी प्रकार सामाजिक समस्याओं से रिलेटेड एक और आपका निबंध है बेरोजगारी या फिर बेकारी की समस्या। अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में 10वां में भी और 12वां में भी, दोनों ही बोर्ड परीक्षा में ये निबंध पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो बच्चे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि इसी तरह के अन्य जो वीडियोस हैं आपको लगातार मिलते रहें, ठीक है। शुरू करते हैं बेरोजगारी या बेकारी की समस्या। सबसे पहले बात भूमिका की, या भूमिका या परिचय भी इसको कहते हैं। तो भूमिका या परिचय का जो कॉलम होगा उसमें इसी तरह से लिखाएगा कि वर्तमान समय में केवल भारत नहीं अपितु पूरे विश्व में, वर्तमान समय में केवल भारत नहीं अपितु पूरे विश्व में जिस बड़ी समस्या ने इस संसार की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रखा है उसका नाम है बेरोजगारी या बेकारी की समस्या। दिन प्रतिदिन ये समस्या जो है लगातार बढ़ती चली जा रही है और जब से कोरोना का संकट आया है, जब से कोरोना की विभीषिका आई है, तब से ये जो बेरोजगारी है और ज़्यादा बढ़ गई है। कोरोना वाले अध्याय में आपको बताया था हमने, कोरोना के आने के बाद जो है कई फैक्ट्रियां, कई कल कारखाने, कई उद्योग जो है बंद हो गए या कुछ की गति धीमी हो गई, तो कई जो कर्मचारी थे उनकी छटनी कर दी गई। तो इस हिसाब से जो है बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है और खास करके कोरोना संकट और कोरोना की जो विभीषिका हुई उस समय से बेरोजगारी दिन दोगुनी और रात चौगुनी क्या कर रही है, तरक्की कर रही है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर बेरोजगारी को देखा जाए तो बेरोजगारी केवल भारत की नहीं बल्कि इस विश्व की प्रमुख समस्याओं में से एक समस्या है, ठीक है। ये हुई भूमिका, ठीक है। इसके बाद बात किया जाए अर्थ का, बेरोजगारी कहते किसको है, बेरोजगारी है क्या, ठीक है। तो अर्थ की अगर हम बात करें तो बेरोजगारी का अर्थ होता है कि काम की इच्छा और क्षमता दोनों होने के बावजूद जब किसी व्यक्ति को उचित या पर्याप्त मात्रा में काम नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है, तो उसकी इसी स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं और वह जो व्यक्ति होता है उसको बेरोजगार कहते हैं। देखिए कंडीशन दोनों लग गया, एक तो काम करने की इच्छा भी होनी चाहिए, दूसरा काम करने की क्षमता भी होनी चाहिए, ठीक है। मान लिया आप में काम करने की इच्छा है, चाहते हो कि आप कोई बड़ा पदाधिकारी बन जाएं और आप में उतनी क्षमता ही नहीं है, एक चपरासी बनने की क्षमता नहीं है और आप डायरेक्ट जो है बड़ा अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आप बेरोजगार नहीं हैं, ठीक है। ये बेरोजगारी नहीं है, ठीक है। आपका ये गलती है, आप उस लायक नहीं है और ज़बरदस्ती उसमें लगे हुए हैं, ये बेरोजगारी नहीं है। दूसरा है क्षमता। अगर दूसरा इच्छा की बात, क्षमता तो हो गई, इच्छा की बात, कोई व्यक्ति जो है उसका उम्र है काम करने का, क्षमता भी है काम करने का और रोजगार करना ही नहीं चाहता है, उसकी इच्छा ही नहीं, तो फिर वो बेरोजगार नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो कंडीशन दोनों होना चाहिए, एक तो काम करने की इच्छा भी होनी चाहिए, दूसरा काम करने की क्षमता भी होनी चाहिए। इसके बावजूद अगर काम नहीं मिलता है तो वो व्यक्ति जो है बेरोजगार कहलाएगा और उसकी ये स्थिति जो है बेरोजगारी कहलाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं कारण की, बेरोजगारी का कारण क्या है। तो बेरोजगारी के अगर प्रमुख कारणों की हम चर्चा करें, बेरोजगारी के प्रमुख कारणों की बात करें तो बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण है जनसंख्या। भारत की जनसंख्या इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है कि इस भारी जनसंख्या के आगे रोजगार देने संबंधी जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं वे सारी योजनाएं क्या हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं। इस भारी जनसंख्या के आगे कोई रोजगार की योजना काम नहीं करती और इस कंडीशन में जो है एक अनार और 100 बीमार वाली जो कहावत है एकदम फिट बैठती है। यहाँ पर एक अनार और 100 बीमार वाली जो कहावत है एकदम चरितार्थ होती है। इसका सीधा मतलब होता है इच्छित वस्तु एक और चाहने वाले अनेक।
वैकेंसी निकलती है 1000 पदों पर, हो सकता है उस 1000 पद पर नौकरी करने के लिए 1 करोड़ फॉर्म भी भरा जाएगा। तो बताइए नौकरी तो 1000 को ही होगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जनसंख्या वृद्धि के कारण। वही आप सुने होंगे अपने बूढ़े बुजुर्गों के से कि पहले के ज़माने में जो है बेरोजगारी इतनी नहीं थी, खेती बाड़ी में लगे हुए लोगों को जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े कल कारखाने जो अच्छा रकम देकर भी ले जाते थे तो लोग जाते नहीं थे। खास करके जो कोल फील्ड लिमिटेड है उसमें बहुत सारे लोगों से हमने सुना है कि वो बताते हैं कि ले जाता था नौकरी पर, नौकरी छोड़ के भाग जाते थे लोग। इतनी कमी थी कर्मचारियों की, बेरोजगारी की कोई कमी नहीं, जनसंख्या कम था। और आज ये स्थिति है कि एक ही नौकरी के लिए, ठीक है, नौकरी एक है, हो सकता है 1000 लोग उस पर अप्लाई कर दिए हैं, होगा तो एक ही का। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? जनसंख्या। ठीक है, भारी जनसंख्या के आगे रोजगार देने वाली जो भी प्लान चलते हैं, भारत सरकार चलाए या राज्य सरकार चलाए, कुछ भी काम नहीं करता। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा कारण है मशीनीकरण। ठीक है, मशीनीकरण का मतलब होता है हर काम जो है आजकल किससे हो रहा है? मशीनों से हो रहा है। मशीनों का प्रयोग इतना ज़्यादा हो रहा है कि छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा काम जो आज से कुछ समय पहले तक लोग स्वयं अपने हाथों से किया करते थे, वो सारा काम आज कौन कर रहा है? मशीन कर रहा है। जिसके कारण बेरोजगारी की समस्या जो है दिन प्रतिदिन लगातार क्या हो रही है? बढ़ती चली जा रही है। कृषि क्षेत्र में बात करें तो कृषि क्षेत्र में जो है खेतों की जुताई से लेके, अनाज की बुआई से लेकर, फसलों की निराई से लेकर कटाई और ओसाई तक का जो काम है वो कौन कर रहा है? मशीन कर रहा है। हर क्षेत्र में जो है मशीन लगा हुआ है, बेरोजगार कर दे रहा है। पहले के समय में क्या होता था कि हल बैल इत्यादि से खेती होती थी। 1 एकड़ खेत जोतने में जो है कई बार तो कई दिन लग जाते थे। आज क्या है, एक ट्रैक्टर निकला, दिन भर में कितना एकड़ जोत देगा बिना रुके और बिना थके हुए, जिसका कोई हिसाब नहीं है। ठीक है, ये खेती की बात है। यदि हम कल कारखानों और फैक्ट्रियों की बात करें तो पहले सारा काम आदमी करता था, डिब्बे की पैकिंग से लेकर सामान का अन्य काम तक। आज क्या है कि सारा काम मशीन करता है। ठीक है, चीज़ों को बनाना है, उनकी पैकिंग करना है, लेबल लगाना है, सब मशीन करता है। सारा काम मशीन कर लिया तो लोग बेरोजगार हो गए। कार्यालयों की अगर हम बात करें तो पहले के कार्यालय में लोग लगे रहते थे। अगर एक छोटा सा एप्लीकेशन, एक छोटा सा आवेदन पत्र भी आपको बनाना है तो टाइपराइटर मशीन पे बैठे रहते थे लोग, टाइपिंग करते थे। दिन भर में 10 फॉर्म तो 10 बार टाइप होता था। अब क्या है कि एक ही फॉर्मेट एक बार टाइप हो गया और उसको 1000 बार, 2000 बार, जितनी पीस निकलवाना है आराम से एक बटन दबाइए, केवल ऑर्डर चाहिए, जितना ऑर्डर हुआ उतना पेज उसका क्या हो गया? निकल गया। तो इस परिस्थिति में क्या हुआ कि बेरोजगारी बढ़ती चली गई, मशीनों का उपयोग होता चला गया। अब बात करते हैं मजदूरी के क्षेत्र में। तो पहले आप लोग देखते होंगे कि जो भी नल कर हैं, जो भी नाले वगैरह की उड़ाही है या फिर नहरों की उड़ाही है या फिर तालाब इत्यादि खोदे जाते थे या उनकी उड़ाही की जाती थी, तो ये सारा काम मजदूर करते थे। ये सारा काम मजदूर करते थे। कई बार जो है इनकी साफ सफाई में, इनकी उड़ाही में जो है कई महीनों का समय लगता था। सैकड़ों मजदूर जो है महीने भर काम करते थे, मेहनत मशक्कत करते थे, तब जाकर इनकी साफ सफाई का काम क्या होता था? पूरा होता था। लेकिन आज क्या है? जेसीबी मशीन है, ट्रैक्टर्स हैं, अन्य चीज़ें हैं, आराम से लगा 2 से 4 दिन में क्लियर कर दिया। मुश्किल से 4-5 लोगों को रोज़गार मिला, 2-4 दिन का रोज़गार मिला और उसके बाद काम ख़त्म। लेकिन पहले क्या था? सैकड़ों मजदूरों को कई महीनों का काम मिलता था। अब यहाँ 2-4 लोगों को काम मिला लेकिन कुछ दिनों का काम मिला, तो यहाँ भी बेरोजगारी फैली। तो इस तरह जो है मशीनीकरण बेरोजगारी को लगातार क्या कर रही है? बढ़ावा दे रही है। ठीक है, क्योंकि मनुष्य की क्षमता से अधिक काम कौन कर रहा है? मशीन कर रहा है। कम से कम मशीनों को लगाकर अधिक से अधिक लोगों का काम उनसे निकाल लिया जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दोषपूर्ण जो शिक्षा नीति है, दोषपूर्ण शिक्षा नीति, ये हमारा एक बहुत बड़ा कारण है। दोषपूर्ण शिक्षा नीति में क्या दोष है भाई? तो हमारी शिक्षा नीति में, हमारी भारतीय शिक्षा नीति में सबसे बड़ा दोष ये है
कि हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था केवल स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों को किताबी ज्ञान सिखाती है, व्यवहारिक ज्ञान कुछ नहीं सिखाती। भारत में जिस रफ्तार से शिक्षा दर बढ़ रहा है, ठीक उसी रफ्तार से बेरोजगारी भी दर बढ़ रहा है, क्योंकि हर स्कूल, हर कॉलेज शिक्षित बेरोजगार पैदा कर रहे हैं। यानी बेरोजगार, जो बच्चा पढ़ लिख कर निकला कॉलेज से, समझो एक बेरोजगार पैदा हो गया, ठीक है, क्योंकि हाथ का काम उसे कुछ सिखाया नहीं गया। बच्चे किताबी ज्ञान तो खूब ले लेते हैं, लेकिन अपना पेट कैसे पालना है, रोजगार कैसे करना है, इसका कोई ज्ञान हमारी शिक्षा व्यवस्था में नहीं दिया जाता है। इसीलिए आजकल कई देखिएगा संस्थानों में जो है शैक्षणिक इसकी व्यवस्था की गई है, शैक्षणिक संस्थानों में इस तरह का व्यवस्था है। तो शिक्षा नीति में भी दोष है। इसमें क्या होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि किताबी ज्ञान के साथ साथ कुछ व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाए, कुछ हाथ का काम सिखाया जाए, कुछ कुटीर उद्योग सिखाया जाए। ठीक है, चलिए तीसरा तो हो गया। चौथा कारण की अगर हम बात करें तो चौथा इसमें एक ऐड हो सकता है बाबूगिरी। ये बाबूगिरी क्या होती है? तो हमारे जो शिक्षित युवा हैं, जब अच्छे से पढ़ लिख जाते हैं, ठीक है, अच्छी डिग्रियां प्राप्त कर लेते हैं, अच्छे अंकों से पास कर जाते हैं, तो हर युवा का आज सपना होता है कि वो सरकारी नौकरी करें या कोई बड़ी फैक्ट्री में जो है काम करें। कोई भी व्यक्ति न तो कृषि करना चाहता है, न कोई व्यक्ति अपना उद्योग लगाना चाहता है, न कोई व्यक्ति अपना रोजगार करना चाहता है। ठीक है, हाथ का काम तो खैर कोई करना ही नहीं चाहता है। हर कोई चाहता है कि हमको कुर्सी मिले, हर किसी को आरामदायक काम चाहिए, ठीक है, हर किसी को एसी चाहिए, हर किसी को शानदार ऑफिस चाहिए। तो खैर ये तो संभव नहीं है। तो ये बाबूगिरी भी एक कारण है। ठीक है, लोग हाथ का काम करने से, छोटे मोटे काम करने से, रोजगार खुद उत्पन्न करने से, व्यापार करने से क्या करते हैं, हिचकिचाते हैं। ये भी एक कारण है। ठीक है, अब देखते हैं हानियां, या इसी को आप दुष्परिणाम भी कह सकते हैं। हानियां या दुष्परिणाम यानी बुरा परिणाम। तो इससे हानियां क्या हैं भाई? तो हानियों को भी बारी बारी से देखते हैं। आपने सुना होगा कभी, कहा जाता है कि खाली मन जो होता है शैतान का घर होता है। हमारे वैसे युवा जो खाली हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, वे दिन प्रतिदिन जो है लगातार दिग्भ्रमित होते हैं। कई बार तो उनके सामने ये स्थिति होती है कि रुपए पैसे नहीं होते, घर से उनके ऊपर दबाव डाला जाता है, तो अपना खर्चा निकालने के लिए भी कई बार गलत काम धंधों को करने लगते हैं। चोरी है, डकैती है, लूटपाट है, इस तरह के कर्मकांडों में क्या हो जाते हैं, संलग्न हो जाते हैं, संलिप्त हो जाते हैं। कई बार हमारे ऐसे युवा जो घर परिवार या समाज का ताना बर्दाश्त नहीं कर पाते, समाज का ताना सह नहीं पाते, अंत में क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। कई युवा चिंतित होकर डिप्रेशन में जाकर नशाखोरी करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात किसी भी देश का युवा जो होता है, उस देश का समझिए तो रीढ़ की हड्डी होता है। ठीक है, युवा ही देश का भविष्य होता है। अब सोचिए, देश का युवा ही दिग्भ्रमित है तो देश का भविष्य किस ओर जाएगा। इसीलिए देश के युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है बेरोजगारी की समस्या। हमारे बेरोजगार युवा जो है कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे बेरोजगार युवा गलत रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यही इसका क्या है, दुष्परिणाम है। इसके अलावा अगर दुष्परिणामों की चर्चा करें तो बेरोजगारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था, देश की प्रति व्यक्ति आय, इन सब पर भी क्या होता है, बहुत बुरा और बहुत ही अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसीलिए देश की अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए भी बेरोजगारी को खत्म करना क्या है, जरूरी है। समझ गए हानियां या दुष्परिणाम? सबसे ज़्यादा युवा प्रभावित होते हैं। इसके अलावा अब सोचिए, युवा प्रभावित है तो पूरा जनरेशन ही प्रभावित हो जाएगा। आगे चलकर जो युवा बेरोजगार है, उसके परिवार वाले हैं, या घर का खर्चा है, या अन्य ज़रूरतें हैं, बताइए वो कैसे अपने बाल बच्चों या फिर अपने जनरेशन्स का पालन पोषण करेगा, भरण पोषण करेगा। तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। नेक्स्ट है समाधान के सुझाव। तो एक बात याद रखिएगा, निबंध में या कहीं भी जहाँ से कारण निकलता है, ठीक है, जो समस्या होती है, जो समस्या का कारण होता है, उसका समाधान भी वहीं छिपा होता है।
समस्या के कारण में ही समस्या का समाधान छिपा होता है। ठीक है, तो यहाँ भी वैसा ही होगा। समाधान के सुझाव में हम देखेंगे कि सबसे पहला कारण क्या था, तो सबसे पहला कारण था जनसंख्या, यही था ना कारण। तो सबसे पहला कारण था जनसंख्या। तो बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि जनसंख्या पर नियंत्रण लाना होगा। अब चाहे जैसे लाया जाए, लोग खुद से जनसंख्या पर कंट्रोल कर लें या फिर सरकारें कुछ ऐसा नियमावली लगा दें जिससे कंट्रोल किया जा सके। जैसे हमारे पड़ोसी देश है चीन, हमारा पड़ोसी देश जो चीन है, उसने जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए जो है, एक समय ऐसा था कि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी चीन में, आज भी तो है ही, जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। तो चीन के सरकार ने क्या किया कि 1 चाइल्ड पॉलिसी लगा दिया। अब एक बच्चा से ज़्यादा किसी को रखना नहीं है। अब ज़्यादा रख लिए तो आपको क्या होगा, सरकारी सेवाओं से वंचित कर दिया जाएगा। उससे ज़्यादा हुआ तो सज़ा का प्रावधान था। अब कोई बच्चा पूछेगा जी एक ही बार में अगर 2 बच्चे पैदा हो गए, जुड़वा हो गए, तो जी ऐसे कंडीशन में छूट था। ठीक है, ऐसे कंडीशन में छूट था। लेकिन जब वहाँ बुजुर्गों का बढ़ने लगा जनसंख्या, युवाओं की संख्या कम होने लगी, तो फिर 1 चाइल्ड पॉलिसी को जो है 2 चाइल्ड पॉलिसी में क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। भारत में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ तुरंत विरोध शुरू होगा। इसलिए हमारे दो का कॉन्सेप्ट अपनाकर, ठीक है, जनसंख्या को क्या किया जाए, कम किया जाए। तो सबसे पहला क्या करना होगा, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण लाना होगा, जनसंख्या को कम करना होगा। सेकंड अगर बात करें तो सेकंड हम लोग देखे थे क्या, मशीनीकरण। दूसरा कारण था क्या, मशीनीकरण। तो जनसंख्या पर नियंत्रण के बाद अगर बेरोजगारी को खत्म करना है तो मशीनीकरण पर रोक लगाना होगा। वैसा कोई भी काम जो बिना मशीन के हो सकता है, वैसा कोई भी काम जो हाथों से किया जा सकता है, उसके लिए मशीनों का इस्तेमाल कदापि नहीं होना चाहिए। इसलिए महात्मा गांधी भी जो है इसका विरोध करते थे, मशीनों का। वो कहा करते थे कि मशीनों के स्थान पर ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है हाथों से किया जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कुटीर उद्योग, ग्राम उद्योग इत्यादि को क्या मिलना चाहिए, बढ़ावा मिलना चाहिए। तो हमें भी यही करना होगा, मशीनों का जो है यथासंभव कम से कम इस्तेमाल करना होगा। जहां मशीनों के बिना हमारा काम चल सकता है वहां मशीनों का न इस्तेमाल करें तो ही बेहतर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग कारण देखे थे शिक्षा नीति। शिक्षा नीति की जो हालत है उस हालत को सुधारना होगा, शिक्षा नीति में बदलाव लाना होगा। स्कूलों में, कॉलेजों में किताबी शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। बच्चों को जो है पढ़ाई लिखाई के साथ साथ कुटीर उद्योग, ग्राम उद्योग इत्यादि सिखाया जाना चाहिए। बच्चा जब स्कूल में पढ़ रहा हो तो उसे कुछ न कुछ हाथ की कला सिखाई जानी चाहिए, बिजनेस व्यापार सिखाया जाना चाहिए, ताकि बच्चा जैसे ही स्कूल कॉलेज से निकले अपना खुद का रोजगार करके क्या कर सके, कुछ कमा सके। जैसे स्कूलों में कारपेंटर यानी बढ़ई का ट्रेनिंग दिया जा सकता है, लोहा की चीज़ें बनाने का ट्रेनिंग दिया जा सकता है, आप पेंटिंग सिखा सकते हैं। स्कूलों में मोमबत्ती, अगरबत्ती, माचिस बनाना सिखाया जा सकता है। ठीक है, ताकि आगे चलकर जो है इस तरह के कामों को कर बच्चा क्या कर सके, अपना पेट पाल सके, उसे भूखे मरने की नौबत कभी ना आए। वो जीवन में जो है कभी भी कुछ भी करके अपना पेट पाल ले, उसके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। चौथा कारण हमने आपको बताया था बाबूगिरी। इसमें हमने आपको बताया था कि बहुत सारे युवा जो पढ़ लिख जाते हैं, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, डिग्रियां प्राप्त कर लेते हैं, वो छोटा मोटा काम जो है, छोटा मोटा रोजी रोजगार का काम नहीं करना चाहते हैं। तो एक बात जान लीजिए, बाबूगिरी को खत्म करके ही बेरोजगारी को खत्म किया जा सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति को जो है ऊंचे पदों पर नहीं आसीन किया जा सकता। हर किसी को जो है अच्छे पद नहीं मिल सकते। आपको रोजगार पाने के लिए छोटे मोटे रोजगार उद्योग धंधों को भी अपनाना पड़ सकता है, हथकरघा और कुटीर उद्योग को भी अपनाना पड़ सकता है, बिजनेस व्यापार भी करना पड़ सकता है। इसीलिए बाबूगिरी को त्याग कर हो सके तो जैसा भी रोजगार हो, छोटा हो बड़ा हो, उसको करें। ठीक है, क्योंकि दुनिया में पेट भरने के लिए छोटा काम हो या बड़ा काम हो, कोई काम छोटा नहीं होता, और दुनिया में कोई भी काम छोटे से ही शुरू होता है। किसी व्यक्ति ने पूछा कि भाई ये बताइए कि दुनिया में एक सफल व्यक्ति, एक असफल व्यक्ति,
एक अमीर एक गरीब सबके बीच समानता किस चीज में होती है? तो दो बातों में समानता होती है। एक तो सबके पास 24 घंटे का समय होता है, पहली बात सबके पास क्या होता है? 24 घंटे का समय होता है, एक चीज। और दूसरी बात, किसी भी काम का शुरुआत कोई भी करे, जो असफल हुआ है वो भी और जो सफल हुआ है वो भी, सब शुरू कहां से करेगा? जीरो से। इसलिए किसी भी काम को छोटा ना माने, छोटे काम ही आगे चलकर क्या होते हैं? बड़े बनते हैं। इसलिए बाबूगिरी को त्यागें, छोटे कामों को भी शुरू करें ताकि रोजगार इत्यादि क्या किया जा सके? उत्पन्न किया जा सके। नेक्स्ट, निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या निकलता है कि भारतीय परिवेश में अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो भारतीय परिवेश में भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की संस्कृति, सब कुछ को आज यदि सबसे ज्यादा कोई प्रभावित कर रहा है तो कौन कर रहा है? बेरोजगारी की समस्या। और भारत में अन्य कई जो भी समस्याएं हैं, मान के चलो तो उनका जन्मदाता या उनको जन्म देने वाला ये बेरोजगारी की समस्याएं हैं। जैसे हम बता रहे, चोरी डकैती लूटपाट, कहीं ना कहीं इन सब का जन्मदाता कौन है? बेरोजगारी है। यही कारण है कि महात्मा गांधी ने बेरोजगारी की समस्या को समस्याओं की समस्या या समस्याओं की जननी या समस्याओं की जन्मदात्री भी कहा था। ठीक है, इसीलिए अगर भारतवर्ष का, भारत देश का आप विकास चाहते हैं कि भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, चाहते हैं कि भारत जो आज एक विकासशील देश है आगे चलकर विकसित देशों की श्रेणी में, विकसित देशों के पंक्ति में जाकर खड़ा हो, तो निश्चित तौर पर बेरोजगारी की समस्या को क्या करना होगा? जड़ से समाप्त करना होगा। और इन सब कारणों को खत्म किए बिना निश्चित तौर पर बेरोजगारी को खत्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और आगे जो है, जो बच्चे इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं, शशि सर ऑफिशियल नामक जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसको आप जाके टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, सेम सिंबल जो आपका यूट्यूब का सिंबल है, जो लोगो है, वहाँ भी वही लोगो है। ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। और आगे के क्लास में हम लोग जो है जनसंख्या वृद्धि है, पर्यावरण प्रदूषण है, विज्ञान वरदान या अभिशाप है, इस तरह के अन्य जो निबंध है उस पर भी चर्चा करेंगे। इसीलिए लगातार जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि इसी तरह के अन्य जानकारी भरे वीडियोस को हमें बनाने की प्रेरणा मिले और इसी तरह हम आपकी सेवा में लगे रहें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।